आदाब अर्ज है बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। अवध राजघराने के आखिरी वारिस ने 1 महीने पहले आखिरी सांस ली, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ। दिल्ली के मालचा महल में रहने वाले प्रिंस अली रजा की मौत हुई। इससे पहले उनकी मां और बहन की मौत पर उठे सवाल उनकी रिहाइशगाह मालचा महल के राजों से उठाएंगे नकाब, करेंगे बेनकाब। अवध राजघराने के आखिरी वारिस प्रिंस अली रजा की मौत हो गई। इस बात का खुलासा 2 नवंबर 2017 को हुआ। 1985 में अपनी वालदा और बहन के साथ मालचा महल में रहने गए थे प्रिंस अली रजा। पहले मां ने सुसाइड किया, 3-4 साल पहले बहन चल बसी और अब प्रिंस अली रजा की मौत हो गई। कौन था यह अवध घराने का वारिस और क्यों गुमनानी की जिंदगी जीते रहे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीर में नजर आ रहा शख्स अवध के राजघराने से ताल्लुक रखता है। इनका नाम है प्रिंस अली रजा उर्फ प्रिंस साइरस। अवध राजघराने के आखिरी प्रिंस अली रजा अब इस दुनिया में नहीं हैं। 1 महीने पहले प्रिंस अली रजा की मौत हो चुकी है, जिसका खुलासा अब हुआ है। अली रजा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अली रजा की मौत कैसे हुई और उनकी मौत के राज से पर्दा इतने दिन बाद क्यों उठा, इसकी पड़ताल जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले अली रजा और उनके घर के बाकी लोगों की तारीख बयान करना जरूरी है। अली रजा 32 साल पहले 1985 में खंडहर हो चुके दिल्ली के रिज इलाके में बने इस महल में रहने आए थे। जिसे मालचा महल कहा जाता है। 700 साल पुरानी इस इमारत को बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगाह के लिए बनाया था। उसी इमारत में 1985 में प्रिंस अली रजा अपनी मां बेगम विलायत महल, बहन राजकुमारी सकीना महल के साथ रह रहे थे। इनके यहाँ रहने के पीछे भी दिलचस्प कहानी जुड़ी है। दरअसल अवध के राजघराने से ताल्लुक रखने वाली बेगम विलायत महल अपने सारे महल छीन जाने के बाद 1975 में 12 शिकारी कुत्तों, 5 नौकरों, बेटी सकीना महल और बेटे अली रजा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची और रेलवे स्टेशन के VIP लॉन्ज में कब्जा जमा लिया था। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रहने के लिए दिल्ली में जगह समेत कई और सहूलियात की मांग की। 10 साल तक उनकी जंग जारी रही। वो अपने बेटे बेटी नौकरों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जमे रहे। जब भी कोई उन्हें हटाने आता तो अपने कुत्तों को छोड़ देते। साथ ही बेगम विलायत महल जहर खाकर खुदकुशी करने की धमकी देती थी, जिसके चलते अफसर पीछे हट जाते थे। आखिर में उस वक्त की मौजूदा वजीर आजम इंदिरा गांधी खुद रेलवे स्टेशन पहुंची थी और उन्हें मालचा महल देने और उसकी मरम्मत कराने का यकीन दिलाया। 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत महल को इस खंडहरनुमा महल का मालिकाना हक दे दिया। लेकिन इंदिरा गांधी की मौत हो जाने से महल की मरम्मत नहीं हो सकी थी। बेगम विलायत महल अपने बेटे प्रिंस अली रजा, बेटी राजकुमारी सकीना, अपने नौकरों और कुत्तों के साथ वीराने जंगल में बने मालचा महल में रहने लगे।
मालचा महल पर बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया था। बोर्ड पर किसी को भी अंदर न आने की वार्निंग लिखी गई थी। मालचा महल में न बिजली थी और न ही पानी के इंतजामात थे। बावजूद इसके बेगम विलायत महल अपने बच्चों और नौकरों के साथ यहाँ रहती रहीं। मालचा महल में किसी बाहरी शख्स को आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। वो खंडहर नुमा इस महल में कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, इनकम के क्या जराए थे, बाहरी लोगों को नहीं पता था। 1993 में बेगम विलायत महल ने अपनी अंगूठी के जहर का चूरा खाकर सुसाइड कर लिया था। उस दौरान उनका बेटा प्रिंस अली रजा और राजकुमारी सकीना महल कई दिनों तक लाश को मालचा महल में रखे रहे थे और फिर बाद में उनको दफना दिया गया था। जिसके बाद मालचा महल में प्रिंस अली रजा अपनी बहन सकीना महल नौकरों और खतरनाक कुत्तों के साथ रहते थे। मौत के बाद दोनों बहन भाई ने महल से निकलना ही बंद कर दिया था। वो किसी से भी बात नहीं करते थे। वक्त बीतने के साथ नौकरों की तादाद कम होती गई। लुटेरे गिरोह ने प्रिंस अली रजा के कई कुत्तों को जहर देकर मार दिया और मालचा महल में चोरी कर ली। 3-4 साल पहले प्रिंस अली रजा की बहन राजकुमारी सकीना महल का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद अली रजा अकेले रह गए। इस दौरान प्रिंस अली रजा बड़ी ही मुफलिसी के दौर से गुजर रहे थे। वो अपनी बहन के जेवर बेचकर खुद के खाने के साथ कुत्तों के खाने का इंतजाम करते थे। गाड़ी के नाम पर उनके पास एक साइकिल थी। हफ्ते में एक बार बाजार जाकर जरूरी सामान खरीद लाते थे। राजकुमार कभी कभार इस महल के बगल में मौजूद अर्थ स्टेशन के गार्ड से बातचीत कर लिया करते थे। वो उससे अपने खाने पीने की चीजें भी मंगवा लिया करते थे। गार्ड की माने तो प्रिंस अली रजा की मौत से पहले उनके पास जो आखिरी कुत्ता बचा था उसकी भी मौत हो गई थी। प्रिंस अली रजा भले ही मुफलिसी के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन अपना खाना देसी घी में ही बनाते थे। ड्राई फ्रूट्स भी खाने के शौकीन थे। अवध राजघराने के आखिरी प्रिंस अली रजा की मौत 1 महीना पहले हो गई है, लेकिन इस बात का खुलासा 2 नवंबर 2017 को हुआ। अर्थ स्टेशन के गार्ड ने जब कई दिनों से उन्हें नहीं देखा तो उसने मामले की खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर आकर देखा तो बिस्तर पर प्रिंस अली रजा की लाश पड़ी थी। खुद को अवध राजघराने का प्रिंस बताने वाले अली रजा का कोई वारिस नहीं बचा था। पुलिस ने उनकी लाश का पोस्टमार्टम कराया और उनकी आखिरी रस्मात भी पुलिस ने खुद ही अदा करा दी। अवध राजघराने का आखिरी वारिस कहे जाने वाले प्रिंस अली रजा की मौत हो जाने से मालचा महल वीराना हो गया। अवध राजघराने के आखिरी प्रिंस अली रजा की मौत कैसे और किन हालात में हुई, दी मीडिया ने उनके महल में जाकर पड़ताल की। खुद को अवध घराने का वारिस कहने वाले घर के इन लोगों के कई राज करेंगे बेनकाब। आप बने रहिए जी सलाम के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे मालचा महल और करेंगे कई राजों को बेनकाब। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बेनकाब। अवध राजघराने के आखिरी वारिस जब तक मालचा महल में रहे उनकी जिंदगी के राजों पर पर्दा पड़ा रहा। आखिरी वारिस प्रिंस अली रजा की मौत के बाद जी मीडिया ने मालचा महल का जायजा लिया। राजघराने के ये वारिस खंडहर नुमा मालचा महल में किस तरह जिंदगी जीते थे, क्या था अंदर का नजारा, आइए आपको दिखाते हैं। अवध राजघराने के आखिरी वारिस प्रिंस अली रजा की मौत हो गई और उनकी मौत का खुलासा 1 महीने बाद हो पाया।
32 साल पहले 1985 में मालचा महल में रहने आए प्रिंस अली रजा, उनकी मां बेगम विलायत महल और बहन सकीना महल गुमनाम जिंदगी जीते रहे। एक एक कर दुनिया को अलविदा कहते गए और अब 2 नवंबर को प्रिंस अली रजा की मौत होने का खुलासा हुआ। दिल्ली में सेंट्रल लिस्ट के घने जंगलों में मौजूद खंडहर नुमा मालचा महल में जब तक अवध राजघराने के लोग रहे, इसके अंदर के राज कभी बाहर नहीं आ सके। इसके आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। प्रिंस अली रजा अपनी मां और बहन के साथ इस खंडहर में कैसे जिंदगी गुजारते थे, जी मीडिया ने इसे बेनकाब करने की ठानी और हमारी टीम ने रुख किया मालचा महल का। जी मीडिया के नुमाइंदे अमित प्रकाश पहुंच गए मालचा महल। जी मीडिया की टीम ने अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गई। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। महल में दाखिल करते ही कुछ पर्शियन कारपेट बिखरे पड़े थे, उन पर धूल जमी हुई थी, तो लकड़ी के तख्तों पर कुछ कालीन बिछे हुए थे। इन तख्तों पर किताबें, मालाएं, पुराने खत, अखबार की कॉपियां और भी बहुत कुछ बिखरा हुआ था। सामान पर गंदगी का अंबार था। कमरे में बाईं तरफ एक लकड़ी की अलमीरा थी जिसमें पुराने खत, किताबें, राजकुमारी सकीना महल की जूती, कपड़े, दीगर चीजें भरी पड़ी थीं। इस सामान के बारे में जी मीडिया की टीम ने तफसील से जाना। हालात देख के ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ बिजली की व्यवस्था है, क्योंकि हर कमरे में अंधेरा है। एक अलमीरा है यहाँ दाहिनी तरफ, और इस अलमीरा में कुछ किताबें भी हैं, कुछ वीडियो कैसेट्स हैं। ये वीडियो कैसेट्स पड़े हुए हैं कुछ, जो बहुत पुराने दिखते हैं ऐसा लग रहा है। साथ साथ कुछ चिट्ठियां हैं। ये एक चिट्ठी है जो द बेगम ऑफ औध शहजादी विलायत महल, और ये चिट्ठी लिखी गई है 1982 फरवरी 6 शनिवार का दिन, टू द मजिस्ट्रेट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली फॉर द रेलवे मिनिस्टर PS सेठी। इन सामानों में कुछ सैंडल्स भी पड़े हुए हैं। यहाँ आप देखिए कुछ सैंडल्स हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, बहुत पुरानी सैंडल्स हैं। कुछ कपड़े हैं, नीचे ये कपड़े आप देख रहे होंगे। वाटर बॉटल है, कुछ किताबें यहाँ रखी गई हैं। ऊपर भी काफ़ी सारी किताबें हैं। इसके बाद जी मीडिया की टीम ने महल के अंदर बिखरे सामान की और भी तफसील से पड़ताल की। तलवार अवध घराने के आखिरी वारिस कुत्ते पालने के कितने बड़े शौकीन थे, सामान में मिली पैट बुक से पता चलता है। और क्या क्या बिखरा पड़ा था, जी मीडिया ने गहराई से जाना। ये जो पूरा हिस्सा है, मैं जिस हॉल की बात कर रहा हूँ, इस हॉल में एक टाइपराइटर भी है। इस टाइपराइटर पर एक लेटर हेड रखा हुआ है जो हर रॉयल हाइनेस द प्रिंसेस ऑफ विलायत महल के नाम का लेटर हेड है। द मालचा पैलेस, मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। ये मालचा पैलेस, यही मालचा पैलेस जिसकी बात हम कर रहे हैं, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, इसको मालचा पैलेस के नाम से ये एड्रेस किया जाता था। और यहाँ से जो चिट्ठी लिखी जाती थी उसमें यहाँ का ये एड्रेस होता था जिसमें लिखा होता था द मालचा पैलेस। बिखरे सामान में कई मुल्कों से आए वो खत भी बरामद किए गए जो राजघराने के लोगों को लिखे गए थे, जिनमें इराक से आए खत, मैक्सिको समेत कई मुल्कों से आए खत खास थे। ये चिट्ठी है जुलाई 27, 1992 की, और इस चिट्ठी में सद्दाम हुसैन का जिक्र है। उसमें ये लिखा गया है कि आप जब भी इराक आना चाहें योर हाइनेस, आपका पता ये होगा और आपको वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस पते पर रुकेंगे, आपको पूरी मदद की जाएगी और आपको हर तरह की मदद वहाँ की जाएगी जब भी आप बगदाद आएंगे। ये चिट्ठी रिपब्लिक ऑफ इराक, एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक की तरफ से ये चिट्ठी 27 जुलाई 1992 की है। ये मेक्सिको से एक चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी भी यहाँ रखी गई है। अलग अलग देशों की चिट्ठियाँ हैं यहाँ पे। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, जो मैं फील कर रहा हूँ वो ये कि प्रिंस लगातार संपर्क में थे, और जो बात कही जाती थी कि अलग अलग एम्बेसीज के जो लोग थे वो लगातार संपर्क में थे। और ये बात भी आती थी कि दिन ढलने के बाद, शाम के बाद
रात के वक्त अलग अलग एम्बेसीज के लोग यहाँ आते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनसे बातचीत करते थे। मालचा महल में दस्तावेजों खतों से पता चलता है कि प्रिंस अली रजा उनकी मां और बहन के गैर मुल्की लोगों से बेहतर ताल्लुकात थे और इन मुल्कों के एम्बेसी से जुड़े लोग उनसे मिलने आते थे। खतों किताबत का दौर भी चला करता था। हमारी टीम मालचा महल के राज जानने में जुटी थी कि इसी बीच किसी एम्बेसी से आए फॉरेनर भी आ पहुंचे। जी मीडिया ने उनसे भी मालचा महल और इसमें रहने वाले अवध राजघराने के लोगों के बारे में बात की। हमारी यहाँ मौजूदगी में कुछ लोग भी आए हैं, अलग अलग एम्बेसीज से हैं। हालांकि वो बताना ठीक नहीं होगा कि कौन सी, ये खुद नहीं चाहते कि ये बताया जाए कि कौन सी एम्बेसी से आए हैं। इनके बारे में और क्या आपको पता चला था? आप आए तो ये प्रिंस के बारे में प्रिंस के बारे में ये प्रोग्राम का बारे में जो प्रोग्राम देखा था टीवी में, उसी से पता चला था। फिर उसके बाद जो सा था जो न्यूज़पेपर्स में आया कि इनकी डेथ हुई एंड ऑल दैट, और बीच में इनकी सिस्टर थी, उनका भी एक बार टीवी इंटरव्यू हुआ था बहुत पहले। वहाँ पे भी वो थोड़े से मतलब उस टाइम पे डिफरेंट थे, मतलब लेट्स पुट इट दैट वे। ओके, डिफरेंट थे वो, थोड़ा डिफरेंट लगा, मतलब जिस तरह से उनका एटीट्यूड था। तो मिले हैं आप कभी? मैं कभी नहीं। हमेशा ये जगह एक राज बन के रहा। इस जगह के बारे में किसी बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं पता, क्योंकि हम भी यहाँ पे जो से, एक तो एक्सेसिबिलिटी आप देख लीजिए, जंगलों के बीच में है, मतलब किसी को कुछ पता नहीं और अंदर आना पड़ता है। फिर दूसरा जो सा है कि इधर बेसिकली किसी को कुछ जब आने ही नहीं दिया जाता था, तो मतलब कौन क्यों आएगा। हमारी टीम मालचा महल के एक एक कोने की डिटेल से जानकारी जुटाने में लगी थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, छिपे राज बेनकाब होते गए। महल की दीवारों पर बेगम विलायत महल की तस्वीरें टंगी थी, तो सामान में वो किताब भी थी जो उनकी बेटी राजकुमारी सकीना महल ने अपनी मां के लिए लिखी थी, जिसका टाइटल दिया गया था अनसीन प्रेजेंस प्रिंसेस विलायत महल अवध। कुछ किताबें भी हैं प्रिंसेस विलायत महल के, विलायत महल की सिग्नेचर की हुई कुछ किताब हैं। कुछ वैसी किताबें हैं जिसमें प्रिंसेस विलायत महल ने सिग्नेचर किया हुआ है। ये आप एक किताब अगर देखें तो द अनसीन प्रेजेंस प्रिंसेस विलायत महल अवध, ये एक पूरी किताब है। इस किताब में जैसा मुझे लगता है विलायत महल की ये तस्वीर है। और देखिए, कुत्तों की जो मैं बात कर रहा था, और पहले जब यहाँ किसी को एक्सेस की इजाज़त नहीं थी, कोई यहाँ नहीं आ सकता था, उस वक्त कहा जाता था कि यहाँ काफ़ी सारे कुत्ते थे, 8 या 10 कुत्ते थे। उनमें से एक कुत्ते की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, द प्रिंसेस ऑफ विलायत महल ऑफ अवध विथ कैसल द एनुबिस। एक कुत्ते के साथ इनकी तस्वीर है, और ये विलायत महल, प्रिंसेस विलायत महल की तस्वीर उनके साथ। अंदर एक डाइनिंग टेबल पर खाने के बर्तन सजे हुए थे, 3 कुर्सियां पड़ी थीं। इस डाइनिंग टेबल के आसपास हमारी टीम ने क्या पाया, देखते हैं। इनको देख के ऐसा लगता नहीं कि बहुत दिनों से इनका इस्तेमाल हुआ है। ये इस पे जाले लगे हुए हैं, हालांकि ये बहुत पुरानी है। ये देखिए, कुछ टूटी हुई भी हैं, इसमें कप्स हैं, उसमें खाने की प्लेट्स भी हैं, ग्लासेस भी हैं, लेकिन ये पुरानी कटलरी लग रही है। ऐसा कुछ पुरानी है, कुछ अभी की भी हो सकते हैं, जैसे ये शीशे के ग्लास हैं। ये पूरा डाइनिंग टेबल है जिसमें फोक, स्पून और तमाम दूसरी चीज़ें हैं। इससे देख के इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा डाइनिंग टेबल का था, और यहीं जो है वो अली रज़ा खाना यहाँ खाते होंगे, ऐसा लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा और बार बार यही कह रहा हूँ कि इस हिस्से को देख के ऐसा लगता नहीं है कि बहुत दिनों से कोई यहाँ बैठा हो या यहाँ खाना खाया हो। हालांकि ये हिस्सा या इस पूरे महल के अलग अलग हिस्सों में तस्वीर ऐसी ही है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं, इसी के बीच में वो रहते थे। जी मीडिया की टीम ने उस जगह का भी जायजा लिया जिसका इस्तेमाल कम ही होता था। कई बार लोग उनको देखते थे, सड़क से वो ग्रोसरी और सब्जी और अपना सामान लेके चुपचाप साइकिल से जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो ये पूरा हिस्सा देख के ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल होता तो होगा, लेकिन बहुत कम, और अगर होता भी होगा तो इस जगह की सफाई नहीं होती थी। ये कुछ टूटे हुए शीशे के ग्लास भी यहाँ पर पड़े हुए हैं।
जी मीडिया की टीम अंदर का जायजा लेते लेते उस जगह पहुंच गई जहां प्रिंस अली रजा खाना बनाते थे। इस जगह को किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक बड़ा भगोना खाना बनाने के लिए रखा हुआ था। उसमें खाने का जो सामान था उसमें कीड़े पड़ चुके थे। और क्या खास था इस जगह में, जानते हैं जी मीडिया के नुमाइंदे अमित प्रकाश की जुबानी। और आखिरी वक्त जब मौत बिल्कुल करीब होगी, जब मरने से ठीक पहले खाना ज़रूर तैयार करने की कोशिश कर रहे होंगे, उस वक्त खाना या तो बन रहा होगा या बनाने की कोशिश वो कर रहे होंगे, जिसके तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। ये चूल्हे पे ये चढ़ा हुआ है बर्तन, और इसमें कुछ खाना उस वक्त तैयार हो रहा था। ये पूरा किचन का हिस्सा आप मान सकते हैं। एक बहुत पुराना टेप रिकॉर्डर कम रेडियो सेट है जो कि यहाँ रखा गया है। खाने पीने की कुछ चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा किचन का ये हिस्सा था जिसको वो इस्तेमाल करते होंगे खाना बनाने के लिए। जी मीडिया ने मालचा महल के कोने कोने का जायजा लिया और कई उन राजों से पर्दा उठा जो लोग जानना चाहते थे। प्रिंस अली रजा, उनकी वालदा, बहन की जिंदगी से जुड़े कई और भी राज इस महल में दफन हैं जिनका बेनकाब होना बाकी है। बिना खिड़की दरवाजों के इस खंडहर नुमा महल का हर कोना, हर ईंट, हर चीज अवध राजघराने के आखिरी वारिसों की जिंदगी बिताने के तरीकों को बयां कर रही है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अब तक जी मीडिया की टीम कई अनसुलझे सवालों को बेनकाब कर चुकी थी। मालचा महल से शूट खत्म हो चुका है और हम शूट खत्म करके लौट रहे हैं। शाम के तकरीबन 6 बजे का वक्त है, लेकिन अंदर से तमाम चीज़ों को देखने, तमाम चिट्ठियों को पढ़ने, तमाम अलग तस्वीरें, अलग अलग कमरे और अलग की जो अंदर की जो दशा है, जो हालात हैं, उसको देखते हुए ये इतना ज़रूर है कि इस जगह की पड़ताल, इस जगह के बारे में और जानने के लिए यहाँ पड़ताल की जानी चाहिए। क्योंकि जिन चिट्ठियों की हम बात कर रहे हैं, जो चिट्ठियाँ हमें मिली, जो तस्वीरें हमें मिली, जो किताबें हमें मिली, जो चिट्ठियाँ यहाँ से लिखी गई हैं अथॉरिटीज़ को, वो हमें मिली, इससे ऐसा ज़रूर लगता है कि उन चीज़ों को, उन कड़ियों को अगर कनेक्ट किया जाए तो बहुत सारी कहानी, बहुत सारी बातें इस मालचा महल से जुड़ी हुई और भी सामने आएंगी। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युमन मर्डर मामले में आए नए मोड़ की। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। 2 महीने पहले गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मासूम प्रद्युमन का कत्ल हुआ था। पुलिस ने बस कंडक्टर को इस मामले में मुलजिम बनाकर जेल भेजा, लेकिन जब सीबीआई ने केस की तहकीकात की तो मामले में नया मोड़ आ गया। सीबीआई के मुताबिक कौन है असली मुलजिम, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुड़गांव रेयान इंटरनेशनल स्कूल के तालिबे इल्म प्रद्युमन ठाकुर कत्ल मामले के 2 महीने बाद नया मोड़ आ गया है। मामले की तहकीकात कर रही सीबीआई ने स्कूल के ही 11वीं में पढ़ने वाले 16 साल के एक तालिबे इल्म को मुलजिम करार दिया है। सीबीआई ने इस बात का खुलासा उस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद किया जिसे गुड़गांव पुलिस ने धुंधला कहकर छोड़ दिया था। लेकिन सीबीआई ने हैदराबाद की लैब में जब इस फुटेज को साफ कराया तो मुलजिम तालिबे इल्म की असलियत का पर्दाफाश हो गया। मुलजिम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। सीबीआई के मुताबिक मुलजिम तालिबे इल्म ने स्कूल में होने वाले इम्तिहान और पेरेंट्स मीटिंग को टालने के लिए घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था।
सीबीआई के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल करने के लिए चाकू खरीदा था, जिसे कत्ल के बाद फ्लश कर दिया गया। सीबीआई के मुताबिक मुलजिम तालिबे इल्म ने कत्ल की प्लानिंग पहले ही बना ली थी। प्रद्युमन उसका निशाना नहीं था। प्रद्युमन का कत्ल इसलिए किया क्योंकि वही पहले उसे दिखा। Investigation based on scientific evidence, including inspection of scene of crime, forensic analysis, analysis of CCTV footage, analysis of various call records, and questioning of several persons, CBI apprehended the sadist. मामले का खुलासा करने से पहले सीबीआई ने मुलजिम लड़के से कई बार पूछताछ की थी। सीबीआई ने रयान स्कूल में भी लड़के से पूछताछ की थी और फिर गुनाह कबूलने पर उस पर शिकंजा कसा गया। सीबीआई के खुलासे पर प्रद्युमन के वालिदैन ने भी इत्मीनान का इजहार किया है कि हम तो हमेशा से ये हमारा मानना था कि इसमें कई एंगल इन्वॉल्व हो सकते हैं। नॉट ओनली जो पुलिस की थ्योरी थी कि कंडक्टर ने किया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी। तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन ली थी अपने हाथ में और इन्वेस्टिगेट करके वो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे वो लेके आई हैं। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है, तो देखिए फर्दर और क्या आता है। अभी तो जो आया है उससे जरूर ये लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हुई है कि जो उनका मानना था कि सिर्फ अशोक जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो तो आज प्रूफ हुई है। दूसरी तरफ मुलजिम के वालिद अपने बेटे को बेगुनाह बता रहे हैं। उन्होंने सीबीआई पर उनके बेटे को झूठे केस में फंसाने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि सीबीआई ने जबरदस्ती कबूलनामे पर दस्तखत कराए हैं। मेरे बच्चे ने नहीं किया, मेरे बच्चे ने माली को बताया, टीचर्स को बताया देखते ही बच्चे को, और पूरे दिन स्कूल में रहा है, पेपर दिया है बच्चे ने, कहीं पर भी एक सिंगल स्पॉट मेरे बच्चे के कपड़ों पे नहीं था। कोई भी टीचर बता दे कि उसके कपड़ों पे कोई सिंगल ब्लड का स्पॉट देखा हो, या फिर कोई कहीं भी किसी ने भी देखा हो। उधर सीबीआई का कहना है कि मुलजिम से पूछताछ और सबूतों की जांच के बाद ही लड़के को हिरासत में लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। कुछ और वारदातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।